अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में जब हम चुनाव की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उस वक्त ही स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासत की तासीर बड़ी गर्म है। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, नमाज का या आरती का मुद्दा हो, इन दिनों उत्तर प्रदेश की फिजा में चुनावी माहौल में हिंदू मुसलमान लौट आया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव किन मुद्दों पर होगा? विकास पर होगा या फिर उन मुद्दों पर जिन पर उत्तर प्रदेश में अब तक चुनाव होते आए हैं? यूपी के इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे? नमाज की बात होगी या आरती की? आज चर्चा इसी बात की। बहनों भाइयों, इन दिनों आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत ही आक्रामक बयान देख रहे होंगे, जिसमें वो अपनी प्रत्येक जनसभा में हनुमानगढ़ी में नमाज का मुद्दा उठाना नहीं भूलते। ये वो मुद्दा है जिसको पिछले तकरीबन 15 दिनों से अपनी लगभग हर रैली में इस मुद्दे को उठाते हैं और उनका ये दावा है कि 2003 में हनुमानगढ़ी में रोज़ा इफ्तार के बाद नमाज पढ़ी गई थी। इस मुद्दे को मुख्यमंत्री ने अयोध्या की सभा से शुरू किया और आज तक ये मुद्दे पर उन्होंने बड़ी रफ्तार बना रखी है। अन्य रैलियों में भी, जो जिलों में उनकी रैलियां, उसमें भी उनके मुद्दों में हिंदू मुसलमान तो होता ही है, साथ में आस्था नमाज का भी बात होती है। वो अपने विकास के मॉडल की भी चर्चा करते हैं और कानून व्यवस्था की भी बात करते हैं। मुख्यमंत्री का एजेंडा साफ है। क्या अपोजिशन मुख्यमंत्री के इस एजेंडे का सामना करेगा या फिर अपोजिशन अपना खुद का अलग एजेंडा बनाएगा या बीजेपी के एजेंडे में फंसकर उन्हीं का मुकाबला करेगा? इस बार चुनावी पिच किसके हवाले रहेगी? किसका नैरेटिव ज़्यादा चलेगा? वो नैरेटिव जो बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है या वो नैरेटिव जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उनका गठबंधन बढ़ाना चाहता है? गठबंधन की बात तो हम कल कर चुके हैं, आपको सब दिखा चुके हैं इनका धागा खोल खोल के। सुरेंद्र राजपूत को तो उस पर बहुत ही एतराज़ था, लेकिन अब करें क्या? सहारनपुर के सांसद ने बोली थी ये बात। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कितने भी प्रचलित मुद्दे हों, लेकिन घूम कर चुनाव जाति और धर्म पर ही आएगा। विकास वगैरह की बात उत्तर प्रदेश में सेकंड बेंच पे रहती है। जाति, धर्म, पंथ, मजहब उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख अंग होता है और ये कोई अभी से नहीं है, पहले से है। लेकिन इस बार का माहौल उत्तर प्रदेश का बदला हुआ है। क्या इस बदले हुए माहौल में, इस बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में, क्या ये मुद्दे जनता के बीच असरदार हैं? जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्ट्रांगली, एग्रेसिवली पिच कर रही है, क्या जनता उसको बाई कर रही है? क्या जनता में भी उसका वही रिस्पॉन्स है? क्या माहौल है? मिसाल के तौर पर आप 2024 का जनरल इलेक्शन का परिणाम देखें तो उत्तर प्रदेश में संविधान और आरक्षण चला मुद्दा, जाति का मुद्दा चला। उत्तर प्रदेश की जो बड़ी फर्टाइल लैंड थी हिंदू मुसलमान वाली, वो 24 में बहुत प्रभावित हुई थी। क्या 24 से अब तक गंगा और यमुना में बहुत पानी बह चुका है? कोई परिवर्तन आया है? लोगों की सोच 24 के पहले की है या 24 के बाद का उत्तर प्रदेश बदला हुआ है? हम इस विषय को आज एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, सभी की राय मशविरा लेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। क्या उन मुद्दों को जो नेता लोग उठा रहे हैं, या एक तीसरा वर्ग भी है जिसको हम कहते हैं जनता, क्या वो अपने मुद्दों के साथ तैयार है? जनता के अपने मुद्दे क्या हैं? नेताओं के मुद्दे साफ हैं। अखिलेश यादव बोलते हों, राहुल गांधी बोलते हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हों, बीजेपी लीडरशिप कहती हो, इनके मुद्दे भी क्लियर, सबके मुद्दे क्लियर हैं। लेकिन अगर मुद्दा किसी का भी क्लियर नहीं है तो वह है उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ जनता। अभी इसके मुद्दे तय होना बाकी है। तो कुछ आप बयान सुने, फिर आज की बेहद दिलचस्प राजनीतिक चर्चा। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है। बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल है वो लोग। सोचिए, महापाप किया इन्होंने। कौन कितना बड़ा हिंदू है और सनातनी है, ये टॉप लीडरशिप में किस प्रकार का कंपटीशन है आपके सामने है।
तो आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे दिनेश प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। आचार्य मोहित शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, हिंदू समाज के बहुत प्रतिष्ठित धर्मगुरु हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इमरान मसूद के क्षेत्र से आने वाले और कांग्रेस पार्टी के सीनियर प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। और नूर अहमद अजहरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो दिनेश प्रताप जी, 10 साल के शासन के बाद आपको आज भी नमाज, हिंदू मुसलमान यही सब याद आ रहा है? ब्रिजेश भाई, हमको ये कभी नहीं याद आ रहा है। हम तो हमेशा विकास और सुशासन और विरासत के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम 14 से लेकर जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से हम विकास और सुशासन को ही आगे बढ़ा रहे हैं और जनता यही स्वीकार भी कर रही। क्योंकि एक बार तो आप सत्ता में आ सकते हैं, एक बार आप चुनाव जीत सकते हैं, एक बार आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन जब सरकारें आपकी बार बार बनती हैं तो इसका मतलब है कि जनता जनार्दन आपके मुद्दे को स्वीकार कर रही है। जनता तुलना करती है, देश की प्रबुद्ध जनता और उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता। अभी आप कह रहे थे कि जो 26 करोड़ की जनता है उसके मुद्दे तय नहीं हैं। निश्चित तौर पर उनके मुद्दे तय हैं। इस 17 में भी तय थे, ये 22 में भी तय थे और ये 27 में भी तय हैं। क्या मुद्दे हैं जनता के? मुद्दे विकास, विकास और विकास। ब्रजेश भाई, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नमाज नहीं है? नमाज मुद्दे नहीं। नमाज किनके, अभी मैं बताता हूं कि जब हम विकास की बात करते हो तो नमाज पर क्यों जाते हैं भाई? ये जा रहे हैं ना, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हम संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? पर हर नमाज का हिसाब तो आपके पास है। अगर आपने कोई अपराध किया है, कोई पाप, अपराध नहीं, आपने पाप किया है ब्रिजेश भाई, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, आप हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पर आपने नमाज अदा करवाया ना, जरा सा भी नैतिक साहस है, जरा सी भी आपके रीढ़ में अगर हड्डी है तो मैं चुनौती देता हूं कि एक बार किसी मस्जिद में आप एक भजन कीर्तन करवा दीजिए ना। यही माननीय अखिलेश यादव थे, अपनी पत्नी के साथ ब्रिजेश भाई मस्जिद में बैठने गए थे। क्या तल्ख टिप्पणी गई थी, उसको मैं कहने, अगर आपके समाचार उस चैनल पर करूंगा तो मैं शर्मिंदा होऊंगा। मैं उस बात को नहीं कहना चाहता हूं दोबारा, लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव की जबान को लकवा मार गया था। आज तक एक शब्द उन्होंने भी नहीं बोला। तो जब जब अवसर इनको मिलता है, ये सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और आज कल भी इन्होंने किया, आज भी ये कर रहे हैं और कल भी ये करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम तो विकास और विरासत के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जब हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जब कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो ये चले जाएंगे चंदा चोरी पे। जिनका इतिहास ही चोरी का रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, आज किस तरह की बात करें। और एक मसला आज आया कि बरेली के मौलाना साहब ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि वक्फ बोर्ड में इस तरह से घपले घोटाले हो रहे हैं। मैं सुबह से देख रहा था, मैं आज यक्स और प्रेस दोनों देख रहा था कि अखिलेश यादव यक्स पर कब आते हैं और फिर प्रेस पर कब जाते हैं। आज दिन भर में ना मुझे यक्स पर दिखे ना प्रेस पर दिखे। वो एक्सप्रेस इनकी आज डिरेल हो गई, नहीं तो आते थे। आज एक शब्द इन्होंने नहीं बोला जो मौलाना साहब ने बरेली से बोला। वो कोई राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के किसी मैं देख रहा हूं नेता का उतनी देर से आप मौलाना, नमाज, मुसलमान, इसी पे आपकी तकरीर जारी है। अरे विकास के कार्यक्रम बताओ जनता को। मैं तो कह रहा हूं भाई, ब्रजेश भाई आप भी उत्तर प्रदेश फिर में मौलाना की चिट्ठी पे आ नहीं, आप ब्रजेश भाई आप भी उत्तर प्रदेश में, मैं तो उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं। आप याद कीजिए 17 के पहले का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के जितने लोग बैठे हैं, मैं सबको चुनौती देता हूं जी। कितने घंटे बिजली आती थी ब्रजेश भाई? 4 घंटे बिजली आती थी। और हमारे एक लोकल मार्केट में, आप पता नहीं विश्वास करेंगे कि नहीं आप किस करेंगे, जिले के हैं? प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़। मेरे लोकल मार्केट में एक दुकान थी, क्योंकि पहले इन्वर्टर लोगों के पास कम होता था, वो 10 रुपया मोबाइल चार्ज करने का लेता था। क्योंकि एक हफ्ते बिजली 4 घंटे दिन में आती थी और दूसरे हफ्ते रात में आती थी। अगर ट्रांसफार्मर गड़बड़ हो जाता तो महीने बदल। इस बार गर्मियों में लोगं ने किस तरह की विपत्ति झेली आपको याद बिल्कुल याद है। यही मैं ब्रजेश जी आपसे कहलवाना चाहता बड़ी था विपत्ति कि अगर 2 घंटे बिजली कट जा रही है तो जनता आप शोर मचा रहे। उस समय जब बिजली आती थी तो लोग ताली बजाते थे, लगता था पता नहीं क्या हो गया। अब जाती है तो ताली बजा। और
और कानून हो सकता है बिजली कटने के भी कुछ फायदे हो। अब वो तो समाजवादी पार्टी के लोगों को ज्यादा पता जी, है कि thank जिनको you, अंधेरे का लाभ, लेकिन सिर्फ बिजली की बात नहीं है। हाँ। हम सिर्फ बिजली की बात सर, नहीं- सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को मैं सम्मानपूर्वक स्थान दूंगा। मैं आपके मित्र सुनील साजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपकी पार्टी को अपने कार्यकाल में कराए गए हर नमाज का जवाब देना पड़ेगा। आप क्या उस जवाब के साथ तैयार हैं? आप इधर उधर की बात ना करिए, नमाज पर जवाब दीजिए। देखिए ब्रजेश जी, हम समाजवादी लोग हैं, हम इधर उधर की बात ही नहीं करते। हम छुप छुप करके रात में ना तो पोस्टर लगाते हैं, ना भगवान राम का मंदिर लूटते हैं, ना हनुमान जी को अपने कार्यक्रमों में नचाते हैं, न संविधान के खिलाफ है, न तिरंगे के खिलाफ है, न देश की आज़ादी के खिलाफ थे, न हमारे पुरखों ने मुखबिरी की है, और ना ही हमारे ऐसे भी लोग हैं जो धर्म को धंधा बना रहे हैं। और हम तो उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं, वो 10 साल के कम से कम 10 काम ही गिना देते, विकास की बात कर रहे थे। मैं आपके कार्यक्रम में अनुरोध कर रहा हूं, सेकंड राउंड तो भी 20-25 मिनट बाद आएगा। सेकंड राउंड में योगी जी के 10 काम अगर गिना देंगे तो मैं आपके कार्यक्रम में इनको धन्यवाद दूंगा। ये बिजली की बात कर रहे थे, क्या मैं ब्रजेश जी आपके कार्यक्रम में इनसे जान सकता हूं कि 2017 के बाद क्या 1 यूनिट बिजली उत्पादन पर योगी सरकार ने काम किया है, बीजेपी सरकार ने काम किया है? सर, नोट करें। और अगर नहीं काम किया है तो कहां से उत्पादन बढ़ा रहे हैं, कहां से आपने बिजली बढ़ा दी? ये केवल हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, हम इनका भ्रष्टाचार गिनाना चाहते हैं। आपने देखा है प्रयागराज का सीएमओ किस तरीके से परसेंटेज की बात कर रहा है, 25-30%। तो हम तो जानना चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री जी कितना लेते हैं, विभाग उन्हीं के पास है, बाकी कहां कहां जाता है ये बता दें, या कार्रवाई किया हो उस पर तो बता दें। एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, कौन सा एक्सप्रेसवे है 17 के बाद बना जो धंसा नहीं? कौन सा एक्सप्रेसवे है? मतलब सब लूट है, मतलब मंदिर लूट लो, आपको विकास की सिंचाई बात विभाग करने का लूट हक लो, तब मिलेगा PWD लूट लो, जब आप स्वास्थ्य विभाग अयोध्या लूट के लो। हनुमानगढ़ी में नमाज का हिसाब देंगे। देखिए ब्रजेश जी, हम समाजवादी लोग हैं और संविधान को मानते हैं, और संविधान ये इजाजत देता है कि हर धर्म के लोग अपनी पूजा पद्धति, नमाज या प्रे जो जिस तरीके से करता वो कर सकता, लेकिन दूसरी जगह नहीं। ये हिंदू मुसलमान करने की जो कोशिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए है कि इनके वैचारिक लोगों ने भगवान राम का मंदिर लूट लिया, पूरी ताकत लगा रहे हैं कि उन लुटेरों को बचा लें। नहीं बचा सकते, और बचाएंगे तो कितने दिन बचाएंगे? 4-6 महीने। उसके बाद क्या करेंगे? क्या कर लोगे उसके बाद? तो जाएंगे ना, नहीं, उसके लुटेरे बाद तो क्या कर जाएंगे लोगे ना आप? जेल। अरे क्यों? अच्छा, कार्रवाई नहीं होगी? आप भगवान राम का मंदिर लूट लेंगे, उसका हिसाब किताब नहीं हो? कानून है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? कानून है ना, कानून अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? कर तो रहा है कानून का अपना काम। नहीं कर रहे हैं। आप कौन सा 4 महीने के बाद अपने अलग से लोगों को कानून बचा बना रहे हैं। लोगे? कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं। चोरी और डकैती के जो धाराएं हैं उन पर तो काम करेंगे, उन पर भी नहीं काम करेंगे। आपको क्या लगता है ये संघ और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद वाले बच जाएंगे? जो लूट करेगा, सरकार में शामिल हो, सरकार से बाहर हो, लुटेरों अभी को, सत्ता में आए अपराधियों नहीं को, और आप नफरत ऐसी करने भाषा वालों बोल रहे हो, को, आएंगे तो ये पिछड़े करेंगे, दलितों वो का करेंगे। आरक्षण लूटने वालों आप कहना क्या चाहते हो? देखिए हम केवल ये कहना चाहते हैं ब्रजेश जी, हम कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं क्यों कि नमाज पे जवाब देने के बजाय पूरे टाइम इधर उधर की बात की आपने? नमाज पे जवाब और नहीं दिया। हम लोग आए तो इनकी तिजोरी न तोड़वाएं। देखिए, हम फिर कह रहे हैं, हम लोग हिंदू मुसलमान में नहीं फंसना चाहते हैं, और कहीं कोई गलत काम समाजवादी बहुत पार्टी शुक्रिया ने सर। कभी नहीं किया। बहुत शुक्रिया। हम लोग या हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जैसे नहीं हैं कि लुटेरों को बचाने के लिए। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया सर। दूसरे चरण में सम्मानपूर्वक आपको 10 काम गिना धन्यवाद सर,
धन्यवाद, इन्होंने नोट कर लिया। सेकंड राउंड में आपकी बात का अगर उचित मानेंगे तो ये जवाब देंगे। मैं आचार्य मोहित जी को आमंत्रित करता हूँ। आचार्य जी, एक तो 2003 के मुद्दे को मुख्यमंत्री फिर से हाईलाइट कर रहे हैं कि हनुमानगढ़ी में सीढ़ियों पर इफ्तारी हुई थी, नमाज हुआ था। एक तो वो मुद्दा है। दूसरा, क्या उत्तर प्रदेश में इस वक्त भी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर कोई करंट है? देखिए ब्रिजेश जी, इस समय जो है उत्तर प्रदेश की जनता, जो योगी सरकार में 3 अच्छे महत्वपूर्ण कार्य हुए, वो हुए माफियाओं का सफाया हुआ। दूसरा, योगी जी की सरकार में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और आम आदमी को सुकून से 2 रोटी कमाने का समय मिल रहा है। उसको शांति, अमन, चैन पसंद है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। हर कोई चाहता है हम शांति से जिए और जीने दो का सिद्धांत जो है वो माननीय योगी जी की सरकार में हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आप देखिए, माफिया राज खत्म हुआ, पूरी तरह खत्म हो गया। और एक बोल था गीत का, मैं बता दूं कि बदले में यूपी बिहार ले लो, तो यूपी बिहार सबसे निकृष्ट राज्य जो है उत्तर भारत का माना जाता था। नहीं, उसी का नाम क्यों लिया बदले में? तो ये यूपी में जो है माफियाओं ने पूरा जो है जमावड़ा बना रखा था और थाने में जो है विधायक जी एसएचओ की कुर्सी खींच के बैठ जाते थे और मर्डर होते थे। और योगी सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जनता को यही, और कट्टरपंथी लव जिहाद। अभी किसी विधायक की हिम्मत है कि ऐसा करे? अब तो जो है योगी जी के किसी विधायक की हिम्मत है? अभी तो किसी विधायक की ऐसी कोई हिम्मत नहीं है कि कानून के राज में कोई हस्तक्षेप कर सके। दूसरी बात मैं बता दूं कि कट्टरपंथी जो थे वो बिल्कुल गायब हो गए। और दूसरी चीज कि थूक जिहाद, लव जिहाद, इन सब जो बढ़ रहा था वो सब खत्म हो गया। इसके साथ में योगी जी जो है, जो चंदा चोर है, जो राम मंदिर में जिन्होंने किया, उनको कठोर दंड देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा और इसका लाभ भाजपा सरकार को अगले चुनाव में मिलेगा। तीसरी बात, अरे झुमका छोड़, वहां तो पूरा पेटी ही उठाए ले जा रहे हैं। नहीं, एक चीज मैं और बता दूं, माननीय अखिलेश, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, अखिलेश यादव जी ने अच्छा काम किया। आज 40 दिन हो गए, क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ अखिलेश, उसी बात को मैं कह रहा हूँ। अखिलेश यादव जी ने ये मुद्दा उठाया मंदिर का, चोरी का, मगर अखिलेश यादव जी जो है वक्फ बोर्ड पर मैं डिबेट कर रहा हूँ। वक्फ बोर्ड में करोड़ों का घोटाला हो रहा है और आज जो है बरेली से एक मौलाना ने भी ये बात कही कि अपील करी है योगी जी से कि जांच कराई जाए। उस पर अखिलेश यादव जी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? उस पर सपा क्यों नहीं बोलती है? तो केवल जो है मंदिर पे आप तो उठा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मंदिर पे उठाया ठीक है, मगर वहां भी आप उठाइए, जहां जहां गलत हो आवाज उठाइए। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प चीज आपको बताएं, एक शिया वक्फ बोर्ड है जी, है ना, उस पर सीबीआई की जांच बैठी, सीबीआई की जांच बैठी जी। जो चेयरमैन थे उन्होंने अपना नाम बदल के सेंगर कर लिया जी। तो अब सीबीआई को ओरिजिनल मुलजिम नहीं मिल रहा, क्योंकि जिसके नाम एफआईआर थी वो मुसलमान थे और भाई ने धर्म परिवर्तन करके सेंगर कर लिया। अब सीबीआई परेशान है। ऐसे कैसे बचा जाए? देखिए, जो फंसता है वो हिंदू हो जा रहा है। नहीं, देखिए, आज हिंदू अगर कोई हो रहा है मैं उसका स्वागत करता हूँ। हिंदू होना मतलब है कि उसने गंगा नहा लिया और घर वापसी कर लिया, उसके पाप को माफ किया जाए। अरे उसके पाप, अगर कोई व्यक्ति प्रायश्चित करता है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, सीबीआई क्या करे? सनातन में उसकी स्वागत है। अब हिंदू होने के बाद दूसरी बात यह है कि अगर उसने कोई सामाजिक अपराध किया है या कानून में, तो सीबीआई उसका भी तोड़ निकालेगी, कानून अच्छा, निकालेगा। जनता में क्या करंट है इन दिनों इस तरह के मुद्दे, खासतौर पर जो योगी जी बोल रहे हैं वो, और प्लस ये चढ़ावा वाले प्रकरण पे? देखिए, आप लोग के बीच जो भक्त आते हैं क्या बात करते हैं? देखिए, इस समय जो है मैं मुख्य बात यह है कि जनता को, चाहे हिंदू हो मुस्लिम, अमन चैन शांति पसंद है और कानून का राज होना चाहिए। योगी जी सरकार में आम जनता को ये सारे लाभ मिल रहे हैं। जी, बहुत और शुक्रिया। अगर भाजपा में साहब योगी जी को हटा दीजिए तो कुछ बचेगा नहीं, ये भी मैं बता दूं। योगी जी के नाम पर ही वोट होगा। और जैसे केंद्र में मोदी जी पर हुआ था, नूर अहमद साहब बैठे मोदी जी से के साथ मुझसे मिले थे ये, और माननीय मोदी जी का वक्तव्य से प्रभावित थे ये प्रधानमंत्री जी के, और बड़े प्रसन्न हुए थे। पर ये सेंगर नहीं हुए, इन्होंने नाम नहीं बदला अपना। नहीं, तो मोदी जी से मिलने के बाद भी जो स्वेच्छा से सनातन में आना चाहता है, हम उसकी गर्व। नूर अहमद साहब मेरे मित्र हैं और ये इस्लाम में रहना चाहते, मैं तो जबरदस्ती थोड़ी इनसे कहता हूँ सनातन, मगर कल इनकी इच्छा हो जाए, मुझसे कहेंगे तो मैं इनको बिल्कुल। और आपकी कंडीशन है कि योगी जी ही सिर्फ? देखिए, योगी जी से पूरा भारत की जनता प्रभावित है, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं हो। योगी जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि आप समय 800 साल मुगलों की गुलामी, 200 अंग्रेजों की बाद हिंदू सनातन धर्म में उठ के चलना सीखा है।
सर बहुत उठा के शुक्रिया, बहुत भगवा शुक्रिया। लहरा रहा मैं है योगी सेकंड जी राउंड की में सरकार आपको में। फिर से स्थान दूंगा सम्मानपूर्वक। कृपया इंतजार करें। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दिनों जो फिजा में माहौल है, उस माहौल में फिर से आरती है, आस्था है, उसके साथ साथ नमाज और वक्फ बोर्ड भी है, यानी हिंदू मुसलमानों के भी मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर आप लोग निरुत्तर क्यों हो जाते हैं? नहीं सर, हम बिल्कुल निरुत्तर नहीं। आप सवाल पूछिए, एक एक सवाल तो का बताइए, उत्तर नमाज का मेरा हिसाब वादा है। दीजिए हनुमानगढ़ी की। एक एक सवाल का मैं दे देता हूं नमाज का हिसाब भी। 2003 में ये बात जिस तरीके से हुई थी, और महंत ज्ञानदास जी जो हनुमानगढ़ी के पूज्य संत महंत हैं, और उनके ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो किस पाप के भागी बनेंगे, किस श्राप के भागी बनेंगे? हनुमान जी की गदा के भी भागी बनेंगे और हनुमान जी के प्रहार के भी भागी बनेंगे। उसमें न किसी सरकार का रोल था, न किसी व्यापार का रोल था। आज की डेट में महंत ज्ञानदास जी ने किया था। महंत ज्ञानदास जी की छावनी पे जाइए और पता करिए कि महंत ज्ञानदास जी को ये लोग, इतने परम पूज्य संत को ये लोग गाली दे रहे हैं सिर्फ अपने वोटों के लिए। एक बात। और जो लोग हनुमान जी की जाति बताते हैं, हनुमान जी को दलित बताते हैं, जो हनुमान जी को सड़क पे नचवाते हैं, वो आज की डेट में हमसे सवाल पूछेंगे। सवाल धर्म का है, धर्मविदों से पूछे जिन लोगों ने वो काम कराया था, और वो क्यों कराया था उसकी भी सारी की सारी व्याख्याएं। और महंत ज्ञानदास जी को उल्टा सीधा या अपशब्द कहने वाले या उनके काम को अपशब्द करने वाले खुद पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे, और हनुमानगढ़ी की गदा के प्रहार के भी भागी होंगे। ये तो हो गया आपके लिए नमाज की बात। महंत आप इधर उधर की बात ना करो, आप इसको ट्विस्ट देके ज्ञानदास जी की तरफ मत जोड़ो। आप नमाज का हिसाब दो। नहीं, मैं अगर एक मिनट, मैं बता तो रहा हूं कि अगर ये बात अक्षरत सही ना हो तो आप जो सजा आप देंगे वो मैं सजा वो करूंगा। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, धर्म के उसमें कोई रोल नहीं था। धर्म का पाप सिर्फ एक का पार्टी करती है। धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल का पाप वो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी पहले राम जान की यात्रा निकालती है वोटों के लिए, उन्हीं में स्वर्ण शिलाएं चुराती है, उसी में 1500 करोड़ रुपए का गबन करती है जो निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया। और जब राम मंदिर बन जाता है तो वो एक ट्रस्ट बनाती है, जो ट्रस्ट राजनीतिक लोगों का होता है। उसमें ना तो शंकराचार्य जी होते हैं, ना रामानुजाचार्य जी होते हैं, ना ही जो है 13 अखाड़ों के सदस्य होते हैं। उसमें कौन होते हैं? नृपेंद्र मिश्रा होते हैं, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले। उसमें चंपत राय भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता होते हैं, अनिल मिश्रा संघ के कार्यकर्ता होते हैं। और ये संघ के कार्यकर्ता इतनी देर से हिंदू मुसलमान नमाज इसी पे बोले चले जा रहे हो। कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव को सांप्रदायिक करना चाहती है। एक बार भी विकास का आपने वाह नहीं बोला। हिंदू मुसलमान आपको सूट करता है ये मुद्दा? अरे एक सर सुन तो लीजिए। आपने सवाल पूछा था, मैंने चुनौती स्वीकार की थी। अब तीसरा मुद्दा वक्फ पे भी ले लीजिए। मैं तो सवाल के जवाब देता हूं आपको, उसके बाद आपको 10 सेकंड दीजिएगा, वो वाले मुद्दे भी बता दूंगा जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट है मौलाना, वो कहने लगा साहब योगी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि साहब इनकी जांच हो। अरे भैया, जो काम पुलिस को करना है वो योगी जी को काहे करो? जाके एक FIR करो, एक करो, जाकर के अदालत में केस करो, मुकदमा करो। साला झूठे जिसको कहते हैं ना चाटुकारिता करने के, जैसे मोहित दुबे जी बैठे हुए हैं, ये संत अपने आप को कह रहे हैं। ये संत कम मोदी जी के और योगी जी के भक्त ज्यादा हैं। उसी तरीके से वो मौलाना राजनीतिक रोटी जो आपके मुताबिक ना बोले वो संत नहीं है। नहीं सर, बीच में नहीं सर, पहला राउंड है ना। सुन लीजिए, आप चाहते हो कि जो आपका पिछलग्गू हो, जी, मैं आपका शर्ट पकड़ के पीछे चले और आपका जयकारा करे, वही संत। ये शर्त लगाई है आपने। नहीं, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं जो भी संत हो वो राम के पीछे चले, कृष्ण के पीछे चले, भगवान शिव के पीछे चले, किसी व्यक्ति के पीछे ना चले। जो योगी जी और मोदी जी के पीछे जो भगवा पहन करके चल रहा है वो संत नहीं है, संत के रूप में कालनेमी है। अब आप आ जाइए, हम किस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी में भी धर्म को आप अपनी बारी में आचार्य जी, पहले राउंड में इंटरप्ट नहीं करते। आपको मैं समय दूंगा, आप उनको करारा जवाब व्यक्तिगत टिप्पणी। हाँ, आप अरे आचार्य जी अपने समय पर रहो, नहीं आपके बीच में बोलेंगे, बोल नहीं पाओगे।
सर, तीसरी धमकी बात की आप भाषा आ मत जाइए इस्तेमाल करो, कि वो मैं समझा दिया उनको। ये आप मेरे मेहमान को हड़काओ नहीं सर। कोई ठीक 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 तो नहीं नहीं नहीं, हम कोई नहीं हड़का रहे। अब भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून व्यवस्था बता रहे हैं, सड़क पर हत्याएं हो रही हैं, होटल में व्यापारियों की हत्याएं हो रही हैं, गोमती नगर में हत्या हो रही है विवेक तिवारी की, उसके बाद अस्पताल में हत्याएं हो रही हैं, जेल में हत्याएं हो रही हैं, और इसके बाद कचहरी में भी हत्याएं हो रही हैं, और बता रहे कानून व्यवस्था ठीक। अब ऐसी कानून व्यवस्था जहां पर नीचे से समाजवादी पार्टी को बोलता मुसलमान पसंद नहीं है, दलितों को पिसाब चटवाया जा रहा समाजवादी हो। पार्टी मुसलमानों को पसंद नहीं करती है, मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठाती है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात कही है ब्रजेश भाई। जब कुछ नहीं मिला आपको तो आ गया ना सीएम ऑफिस से कि बोलो। नहीं, मुझे इमरान मसूद का फोन आया है अभी, ये नहीं कहे हैं कि सुरेंद्र राजपूत के मुंह में डालिए, पूछिए और कहिए कि सुरेंद्र राजपूत जवाब दें, ऐसा इमरान मसूद चाहते हैं जी। तो वो क्या नाम, इमरान मसूद साहब ने कल ही स्पष्ट किया था कि वो मेरा बयान मेरा व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ और नहीं निजी कहा। बयान को लेकर के हम पार्टी लाइन पे बोल रहा नहीं हूं करते। ये आप उसके सफाईकरण ना करें। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि इमरान मसूद साहब ने एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कहा था कि उनका निजी बयान है, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। सर अब रुक जाओ सर, ये आपके मित्र आचार्य जी की और हमारे से भी मित्र रुको हैं, आप। लेकिन यहां पर जो है ना, सुन लीजिए ना, मुसलमानों से सर बोलता मुसलमान आपको पसंद नहीं। रुक गए सर, आप मालिक। मैं जैसे ही नूर अहमद को बुलाया तो बोलता मुसलमान है, हमें तो आपको पसंद क्यों आएगा? हमें बोलता भी मुसलमान सर, तो मुसलमान को बोलने दो सर। बोलता मुसलमान भी पसंद है सर, बोलने दो मुसलमान को, एक ही तो मुसलमान इस डिबेट में है। मुसलमान तो बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? अब बोलता मुसलमान आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो नूर अहमद जी, आप मुझे बताओ सर कि उत्तर प्रदेश में माहौल क्या फिर से हिंदू मुसलमान का है, या यूपी में सब ठीक चल रहा है, सिर्फ विकास की लड़ाई है, या फिर जनता के मसाइल कुछ और हैं जो ये पॉलिटिशियन नहीं समझ पा रहे हैं? 2024 का चुनाव हुआ था ब्रजेश जी। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया था कि हम किस मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं और किस मुद्दे पर उन्होंने वोट दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज को, हिंदू नौजवानों को, युवाओं को जिस तरह से उकसाया और भड़काया है मुसलमानों के खिलाफ, और उससे वोट की जो राजनीति की है किसी से छिपी हुई नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में, जैसे अभी हमारे भाई बैठे हैं, बहुत अजीज हैं, डॉक्टर आचार्य बोतल से पीना पड़ा भाई को, आचार्य सुरेंद्र जी को ठंडा पानी दिया जाए। जी आप बोलिए नूर अहमद जी। आचार्य मोहित जी ने अभी कहा है ना, कहीं कोई दंगा ही नहीं हुआ है। मुझे हैरत है, बहुत साफ बोलने वाली शख्सियत है ये, लेकिन आज ये क्यों गड़बड़ा रहा है पता नहीं है। क्योंकि संभल से लेकर के बहराइच से लेकर के बरेली तक और उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की शक्ल में छोड़ ना रखे हो। कोई ऐसी गली, कोई ऐसा चौराया नहीं है जहां पर वो संप्रदाय ये है कि एक संप्रदाय जो है वो गाली दे, मारे, पीटे, कुछ करे, दूसरा अगर मुसलमान है वो, और वो उसके 10 लाठियां पड़ी हैं और उसने दूसरी लाठी अगर अपने आप को बचाने के लिए भी उठाई है, तब साहब वो आतंकवादी है, वो दहशतगर्द है, वो पत्थरबाज है। ये सब चला रहा है, मगर हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है इसका। दूसरी बात ये है, अभी हमारे मोहित जी बोल रहे थे कि मुझे लगता है मोहित जी को ये जानकारी मिल गई है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की कुर्सी खतरे में है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भाई योगी जी जरूरी है। योगी जी तो है, किसने रोका योगी जी को? क्यों आप बोल रहे हैं बात भाई? योगी जी जरूरी है अगर, तो फिर योगी जी से कहिए ना कि कानून का राज कायम करें, संविधान का राज कायम करें। इस राम राज की बात करते कि यही राम राज है, नाइंसाफियां और दोगली रणनीतियां। मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज क्यों पढ़ोगे सर जी? मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज क्यों पढ़ोगे? क्यों पढ़ेंगे? किसने कहा पढ़ने के लिए? देखिए, जो वो नमाज हम लोग ब्रजेश जी, नमाज, अजान, आप योगी जी की भाषा आप सुन लें, योगी जी के बयान आप सुन लें, नमाज और अजान वो अपनी जो उनकी राजनीतिक तकरीरें होती हैं पब्लिक के सामने, उसमें भी यही भाषा इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि हमारे पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, अपनी नाकामियों को मुसलमानों के दामन में छिपाने की
भारतीय जनता पार्टी की आदत है और वो आदत जाने वाली नहीं है। वो जब ही अब जाएगी बरेली के जब मौलाना जनता साहब उन्हें करारा हैं, जवाब देगी। वो मौलाना साहब कह रहे हैं वक्फ की जांच हो, बड़ी लूट मार है। मौलाना सम्मानीय है, मौलाना सम्मानीय है, लेकिन मौलाना ने जो कहा है, मौलाना को ये बात तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाहिए। पिछली सरकारों को, सपा और कांग्रेस और बसपा को क्यों कोस रहे हैं वो? उनको बताना चाहिए कि 9 सालों से यहाँ और आप क्यों बीजेपी को कोसे जा रहे हैं? आप जो इल्जाम उन मौलाना पे लगा रहे हैं ये तो आप पर भी है। नहीं, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने तो बात बताई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लगाएं तो बात, और बरेली का मौलाना लगाए तो इल्जाम। अरे साहब सुनो तो, जफर अहमद फारूकी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है वो भाजपा की सरकार में भी रहे ना। कितने साल तक? अभी 8 साल। अरे आपको पता नहीं है, वो मायावती के कार्यकाल से हैं, 2007 से। जी बिल्कुल 23-24 साल तक रहे वो। जुफर अहमद फारूकी इस वाहिद इकलौता ऐसा शख्स है पूरी दुनिया में कि 5-6 सरकारें आई गई पर भाई नहीं बदला। सुनो, बहुत खुल के कह रहा हूं, मेरे से आखिरी बात सुन ले मेरी। जफर अहमद फारूकी वो शख्स है जिसने जो बाबरी मस्जिद का जिसने सौदा किया है, सौदागर उस शख्स था बाबरी मस्जिद का। उसकी उस आदमी की वजह से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट के तो मौलाना उन्हीं की तो जांच कराने को कह रहे हैं। मौलाना कौन सा गलत काम कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जुफर अहमद फारूकी के कार्यकाल में ये सब हुआ है, तो फारूकी जेल में क्यों नहीं होने चाहिए? मौलाना साहब ने पिछली सरकारों को घेरा है ना, इस सरकार के लिए क्यों वो डर रहे हैं? भाई किसी की भी सरकार में किए हो, फारूकी ही तो जेल जाएगा। जफर अहमद फारूकी इस सरकार में रहे हैं ना, वो तो एक अरे स्टिल अभी भी वो हैं। देखिए उनकी बातों में खौफ है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कृपया जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड इस डिबेट में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका। क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? देखिए, माहौल जो सबसे पहले बात आई कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई, तो बात सन 2003 की है। और तब अयोध्या में हनुमानगढ़ी के जो महंत थे वो ज्ञानदास जी थे, और उन्होंने सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए रमज़ान के महीने में रोज़ा अफ्तार कराया था हनुमानगढ़ी पर। उस समय हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई और उसमें बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे वो भी उसमें, हासिम अंसारी वो भी उसमें शामिल हुए थे। तो ये ज्ञानदास का आयोजन था और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए 2003 में यह आयोजन किया गया था। लेकिन महंत ज्ञानदास के इस कृत्य को कुछ साधु संतों ने आपत्ति की थी और धर्मदास नाम के एक संत कोर्ट में भी गए थे कि ये मंदिर में नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। तो ये मुद्दा है 23 साल पहले का। अब 23 साल बाद फिर जो है जिंदा हुआ है, जिन पैदा हो गया जागा है। भारत इसीलिए बड़ी विचित्रताओं और विविधताओं का देश है। जो मर गए, जो पुरखे कर गए, जहाँ जैसा चाहो उनको फिट कर लो, फायदा मिले फायदा ले लो, उलाहना देना हो उलाहना दे दो। क्योंकि धर्म जो है वो भारत में राजनीति को बहुत सूट करता है, और जब चुनाव आता है तो उसका और चार्म बढ़ जाता है और चर्चाएं तेज हो जाती हैं। हिंदू मुसलमान तो आपने खूब सुना होगा, अली बजरंगबली भी आपने सुना, शमशान और कब्रिस्तान भी आपने सुना जी। अब देखिए नमाज और पूजा की बात भी आई है। अब ये नारे सब तैरना शुरू करेंगे हवा में और लोगों का ध्यान खींचेंगे। एक एक नारा बोलेगा कि बटोगे तो कटोगे। अभी बहुत सारे नारे आएंगे। नहीं, वो नारा आपकी योगी जी नहीं लगा रहे हैं। योगी जी इस बार नमाज को मुद्दा बनाए हैं और सपाही कांग्रेसी नमाज को दूर से नमस्कार कर रहे हैं। जब से राम मंदिर का ये प्रकरण आया है तब से देखिए, योगी जी तो हिंदुत्व के लीडर हैं, वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। उनको तो अपनी एक पिच तैयार करनी ही है, और जब वो चुनाव में जा रहे हैं, उनकी सरकार जाने वाली है, तो वो उपलब्धियों के साथ साथ धार्मिक मुद्दों पर भी आ गए हैं।
तो वो दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर चलेंगे। जिसको जो पसंद आएगा उनके साथ रहा है, क्योंकि भारत में उत्तर प्रदेश में लोग जब वोट देने जाते हैं तो सबसे पहले अपने जाति के कैंडिडेट देखा थे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे धर्म का है कि नहीं है, फिर ये देखेंगे कि हमारा करीबी कितना है। इन सब आधार पे वो वोट देते हैं और बीजेपी को इन सब का लाभ मिलता है। तो सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, बेरोजगारी, ये सब बातें फिर पीछे छूट जाती हैं। ये महंगाई को लेकर जो शोर मचता है, इनके ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाती है। अच्छा, अभी आपने देखा कि योगी जी ने भदरसा का नाम बदल दिया अयोध्या में जाकर, फैजाबाद में, फिर शाहजहांपुर के जलालाबाद कस्बे का नाम बदला। अब बदलाव का दौर शुरू हो गया है। देखिए, वो अपने उसी लाइन पर हैं और उनको इसीलिए एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदुत्व का उनको मानता है, उनको जानता है, उनको पसंद करता है। तो जिसको जो अपना स्टाइल पसंद है वो अपने हिसाब से वोट मांग रहा है। और जहाँ तक रही बात बप की संपत्तियाँ आज से नहीं 20 साल से लूटी गई हैं और ओम प्रकाश राजभर इस समय बप मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण के, जो सहयोगी हैं बीजेपी के। वो भी कोई जांच नहीं कराए, कभी ना किसी को जेल भेजे। उसके पहले नंदी मंत्री थे, वो भी पिछली सरकार में उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके पहले आजम खां थे ही। ये फारूकी क्या बल्ला हैं, बहुत लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। ब्रजेश जी जुफर फारूकी 20-22 साल से हैं चेयरमैन, उनको कोई हटा नहीं पाया। सरकार बदली पर ये आदमी क्यों नहीं बदलता वीरेंद्र जी? कुछ तो खूबी होगी इस आदमी में कि सबको इसको मोहब्बत करता है। देखिए, हमारे नूर अहमद को छोड़ के शीशे में ढालने की जिसको कला आती है वो हर जगह सफल हो जाता है। किसमें ढालने? जुफर फारूकी ने हर सरकार में मंत्री को अपने शीशे में ढाला है। और वो जब अच्छा, किसके अपॉइंटी थे वो? नसीमुद्दीन सिद्दीकी के टाइम आए थे शायद। वो बिल्कुल नसीमुद्दीन सिद्दीकी के टाइम में बताओ, चले गए थे जब वो 3 पार्टी बदल लिया भाई, एक ही जगह पे है। ऐसे व्यक्ति तो का माल्यार्पण होना चाहिए। देखिए, वो माल्यार्पण के काबिल तो है कि वो इतनी कला के माहिर हैं सबको साधने में। लेकिन जो सिया वक्फ बोर्ड है, वहाँ भी पहले जवाद साहब के दामाद बैठे थे, उनसे दोस्ती थी, बाद में कुछ तलखी हो गई। लेकिन जो बैठा उसने खुर्द बुर्द के उसके ऊपर आरोप लगे और ज़मीनें शहरों में आ गई, कीमती हैं, तो मंत्रियों को भी लालच आ जाता है। वो एक ने तो नाम ही बदल दिया। अब सीबीआई परेशान है कि मूल FIR में कुछ नाम है और व्यक्ति का नाम कुछ है। देखिए, इस देश में वारंट तामील नहीं हो पा रहा है। देखिए, ठगने का एक धंधा चलता है। ठगने का धंधा ये है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप खूब शोर मचाते हैं कि हम आएंगे तो इनको जेल भेज देंगे, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो उनके साथ मिल जाते हैं और लाभ ये कहता है कि मैं फला को ये कार्रवाई करूंगा, जो भी सुनील साजन बोल रहे थे कि अगर सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, तो मैं उनको जुफर अहमद फारूकी का केस याद दिला देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत साफ है कि ये चुनाव जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। देखिए, ये चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा है, दोनों ओर से गठबंधन है। कांग्रेस अब गठबंधन में अभी से खटास चल रही है। इधर क्या हुआ? कांग्रेस वाला क्या है? तो कोई कह रहा है हम बरगद हैं, कोई कह रहा है आम है। क्या चल क्या रहा है इनके यहाँ? ब्रजेश जी, वही है कि जैसे लकड़हारा वाला की एक लकड़ी दिया, तोड़ दिया, और 4 लकड़ी एक गट्ठर में बांध के दोगे तो नहीं तोड़ पाओगे। तो कांग्रेस को एकजुटता पर भरोसा होगा तो गठबंधन में रहेगी, और नहीं होगा तो फिर 35 साल यूपी बेहाल वाला नारा चलेगा। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि बहुत सारे विधानसभा चुनाव हारे, एक चुनाव और हार जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के पास राहुल और प्रियंका के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो उत्तर प्रदेश में वोट नहीं बटोर सकते। उनको
उनके पास फ्यूचर जरूर लंबा है, लेकिन उनके पास वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास है, वो उनको साथ में लड़ना पड़ेगा। अरे अभी सुरेंद्र राजपूत चिढ़ जाएंगे, आप ये सब बोल रहे हो, अभी तुरंत चिढ़ेंगे। देखिए, मायावती के जिस भरोसे पर कांग्रेस पार्टी सोचती है कि हम कुछ वहां कर लेंगे, जी। तो मायावती के पास भी कोई मुद्दा नहीं है, और जो उनका वोट बैंक था वो दिन ब दिन कम होता गया। एक जमाना था वो जिसको टिकट देती थी जीत जाता था। आज मायावती के टिकट पर कैसा विधायक हैं, जी। जब वोट बैंक ही नहीं बचा जी। तो फिर वीरेंद्र जी कांग्रेस को कंक्लूड कौन सहारा करें, देगी? विलंब हो रहा है जी। अगर कांग्रेस वहां सहारा ढूंढ रही है तो फिलहाल जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर 4 लाइन सुनिएगा कि देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है, और जंग मैदान पर नहीं मंच पर जारी है, और आज मेरी तो कल तेरी बारी है। फारूकी को छोड़ के बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए, अपनी ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन देने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण शुरू करते हैं। दिए गए सीमित समय पर सबको अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। मैं दिनेश प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं। दिनेश जी, डिबेट के पहले राउंड में आपके ऊपर बड़े भीषण हमले हुए, जिसमें सबसे बड़ा अटैक समाजवादी पार्टी ने एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया। असल में क्या वो है? चुनौती स्वीकार है? बिल्कुल स्वीकार है, 101% स्वीकार है। असल में क्या है, जिन्होंने कभी विकास किया ही नहीं, सिर्फ अपने परिवार का विकास किया। सुनील साजन ने अपनी बात शुरू की थी कि 1 यूनिट बिजली नहीं बढ़ी, तब तो और सोचने की बात है ब्रजेश भाई। सुनील जी इंतजार करना पड़ेगा, मैं इनके बाद आऊंगा आप पे। सुनील जी ने कहा कि तब तो और ताज्जुब की बात है कि बिजली जाती कहाँ थी। अगर इतनी ही बिजली थी, आज 18 से 24 घंटे अगर बिजली हर जिले को जा रही है, जितनी बिजली गोरखपुर को जा रही है उतनी बिजली गाजियाबाद को जा रही है, उतनी ही बिजली गाजीपुर को जा रही है, जितनी बनारस को जा रही है उतनी बरेली को जा रही है, जितनी प्रतापगढ़ को जा रही है उतनी पीलीभीत को जा रही है। तो सुनील भैया, उस समय बिजली जाती कहाँ थी? आप कह रहे हैं ना 4 घंटे की बिजली अगर 24 घंटे आ रही है, ये तो और विचारणीय प्रश्न है। और कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे थे, न कानून थी न व्यवस्था थी। उस सरकार के एक कैबिनेट मंत्री थे गायत्री प्रसाद प्रजापति, उनके ऊपर एफआईआर हो गया था। उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको नहीं ढूंढ पा रही थी, और आजम खां की भैंस जो है ना 2 घंटे में बिना फोटो के ढूंढ दी थी, सारी भैंसों में निकाल के। ये जो आपने किया है कांड ना, उसी का प्रतिफल है, आप ये भुगत रहे हो और आगे भी आप भुगतेंगे। आपने पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया राज कायम कर दिया था। आज आपको विकास नहीं दिख रहा है ना, क्यों दिखेगा? आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, आपको नहीं दिखेगा। आप नहीं चाहते थे कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। आपके समय में गड्ढों में सड़कें होती थी, आज सड़क पर गड्ढे नहीं, आपको नहीं दिखेगा। आज सबसे बड़ा, पूरे देश में सबसे बड़ा अगर एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है, और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अगर कहीं बन रहा है साधन शुद्धक तो जेवर में बन रहा है उत्तर प्रदेश, आपको नहीं दिखेगा। यहां माफियाओं का राज चलता था। आपने माफियाओं को पैदा किया, सिर्फ बीजारोपण नहीं किया, आपने उनको पल्लवित किया, पोषित किया, और उनके उस बट वृक्ष के छाये में आपने पूरे प्रदेश को तहस नहस कर दिया। और वो जब जमींदोज हुए तो आप जाकर आपने फतिहा पढ़ने का काम किया। आपके आंखों में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर वो आपको आज भी नहीं शोभा दे रहा है। आपको प्रभु की वो कृपा नहीं मिली कि विधानसभा के अध्यक्ष के आमंत्रण पर आप जाकर, आपके पार्टी के विधायक जाके, आपके नेता जाके प्रभु श्री राम के दिव्य को दर्शन कर पाते, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं है। आपको काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर विकसित होते हुए आपको दिख ही नहीं रहा है। आपका विंध्याचल धाम कैसे हो, कंक्लूड करें माता सर। का भव्य स्वरूप कैसे आज हो गया है। आप यहां की परीक्षाओं में बिना जाति बिना धर्म के आज सबका सिलेक्शन हो रहा है। 10,000 पुलिस में बहनें और बेटियां थी, आज 40,000। आपको दिखेगा नहीं? आपको विकास कहां? विकास का मतलब आपके लिए सिर्फ माफियाओं का विकास था। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया आपने पैदा किया था योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप 10, मैं आपको 50 विकास। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर। ओके सुनील साजन। और सुनने नहीं, सुनील जी बहुत करारा। सर रुक जाए, थोड़ा रुक जाए। सिर्फ एक बात, अजहरी जी को आ कैसे लग गया है?
वह जाहिर ही था कि यहाँ नहीं है उनके नाम में नूर अहमद। ब्रजेश जब वो बोलने लगे तो जहर उगल रहे हैं। हटा दें, पता नहीं वो आप कहो तो हटा दें। नहीं, आप हम आप कैसे हटा नाम सकते बदल हैं? देते हो ना, तो इनका नहीं, बदलो। इनका लेकिन जिस तरह का बोलने का इनको नहीं, वक्त पर ये एक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ओके, और सुरेंद्र थैंक यू राजपूत जी सर। बेचारे करें क्या ऐसी पार्टी में हैं? कितना बचाएं? बेचारे बेचारे ही हो गए हैं, कितना बेचारे। कल आप सपा के लिए सिंपैथी प्रकट कर रहे थे, आज नहीं, सुनील रफूगिरी कितनी करें? ओके, व्यक्ति धन्यवाद अच्छे हैं, सर, लेकिन बहुत ऐसी बहुत पार्टी में शुक्रिया। फंसे हुए हैं। सुनील साजन जी, उम्मीद है आपको बेहद करारा जवाब मिला होगा। अब आपके पास जवाब है? अच्छा ब्रजेश जी, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि कम से कम उत्तर प्रदेश में 17 से लेकर अब तक बीजेपी की सरकार है, 10 काम गिना देंगे। अरे तो मैं तो 9 गिना रहा हूं। पॉइंटों पर इन्होंने और गिनाऊं? गुब्बारे तसल्ली में से, रुक हवा जाओ। भरी है। हाँ, रुक जाओ। और सुन लीजिए, अरे सुन हाँ, लीजिए, बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए बोल रहे भैया, हैं। सुन ही तो रहा आप सुन लीजिए। आपने कहा बिजली उत्पादन पे अगर आपने काम नहीं किया तो बिजली वहीं से आ रही जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कारखाने लगवाए थे, कारखानों से बिजली आ रही। दूसरी बात तो आपने कही कानून व्यवस्था। क्या है कानून व्यवस्था? दलितों पर उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में नंबर 1, महिलाओं पर उत्पीड़न नंबर 1, वसूली कब्जेदारी भारतीय जनता पार्टी के लोग, हत्याएं सब जगह हो रही, कचहरी, थाना, जेल, अस्पताल, गांव, गली, सड़क, चौराहे, ये आपका कानून व्यवस्था। आपने कहा, इन्होंने कहा ब्रजेश जी कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज, मतलब मेडिकल कॉलेज फाइलों में बनता है। जिला अस्पतालों को कागज पे आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया और वहां अस्पताल में कुत्ते घूम रहे हैं, मरीज सड़क पर लेटा है। क्या अरे स्थिति वक्फ है? बोर्ड के भ्रष्टाचार दवाई पर की? कौन जवाब क्या देगा? स्थिति है अस्पतालों की? आपको नमाज और वक्फ बोर्ड पे जवाब देना चाहिए। हम आ रहे हैं उस पर। सर, रुक जाओ, कंप्लीट अरे, करने। आ रहे हैं ब्रजेश जी, इनका सर, रुको, point सर, तो हो just जाए, जो let him हवा भरी है finish। ना। हाँ, 20 सेकंड इन्होंने और कहा, सर। सड़कें, कौन सी सड़क आपने 9 सालों में बनाई है जो टूट नहीं गई, धस नहीं गई आपकी सोच की तरह? एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, कितने एयरपोर्ट बनाए और कितने चल रहे हैं? सब बंद। जेवर बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आपका। चले जाइए, सुनील जी जेवर धन्यवाद। देखा ये ना। सुनील जी धन्यवाद। अरे उड़ रहा है कुछ। सुनील अरे जी बिल्कुल सुनील उड़ जी, रहा है। धन्यवाद। ओके, मैं 10 सेकंड 10 ही सेकंड दे पाऊंगा सर, टाइम कम है सर। इन्होंने राम मंदिर की बात की, राम मंदिर आपने लूट लिया, परीक्षा की बात की, सारे पर्चे लीक हो गए, आपके नेताओं ने जेब भर ली। मुझे लगता है आपके Thank you, सारे sir. Okay. दर्शक जान रहे आचार्य होंगे। जी, अगली बार से क्या तैयारी माहौल करके में 10 पीड़ित विकास के सनातन नाम पीड़ित है बता आपके दीजिए ना, ना। पहले सिलेक्शन की नहीं तरह हो रहा कायम आपके रहेगा, परिवार के लोगों का। या इस बार विकास और दूसरे मुद्दे उसकी जगह ज्यादा हावी है? देखिए ब्रिजेश जी, मैं पहले 2-3 प्रत्युत्तर दे दूं। नूर साहब को एक कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में दंगे की बात है, उसे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से हुए, तो ना मैं विश्व हिंदू परिषद का सदस्य हूँ ना बजरंग दल का। मैं मुख्य अतिथि के रूप में जरूर जाता हूँ उनके कार्यक्रम में, अगर कोई भी मुझे बुलाता है, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी भी, तो मैं वहाँ भी जाता हूँ और भगवत गीता वेद पर प्रवचन देता हूँ और जो ज्ञान पूछता है मैं उसको मार्गदर्शन करता हूँ। सदस्य इसलिए नहीं बनता हूँ किसी पार्टी का या किसी संगठन का कि मेरी वाणी निष्पक्ष रहे, स्वतंत्र है। आज आप स्वयं साक्षी हैं, चैनल भी, यहीं बैठ कर बीजेपी पिछली डिबेट में भाजपा के आपको जिहादी प्रवक्ता कहा से गया। मेरी झड़प हुई थी। क्या कहा था उन्होंने? भाजपा प्रवक्ता से मेरी झड़प, और किस विषय पे हुई थी? चंदा चोरी के उन्होंने मसले क्या पे। कहा था आपको? मैं निष्पक्ष बोलता हूँ। उन्होंने क्या कहा था आपको? देखिए, उन्होंने मुझे जो भी कहा, बताओ कि ना। मैं उस दिन ब्लू कलर का कुर्ता पहने था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये बिल्कुल मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कह रहे हैं, जिहादी कहा था। और आज देखिए मैं भगवा पहने हूँ, तो ये क्या इसीलिए बदल लिया कि रंग सब जिहादी? परमात्मा के हैं, ईश्वर के हैं। ऐसा नहीं है कि धन्यवाद। भगवान। मैं अब आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं सर, कि 20 देखिए, सेकंड है बस। मैं सनातन हिंदू धर्मगुरु हूं, मेरा कार्य है सनातन के लिए बोलना, और मैं सरकार से स्पष्ट कह दे रहा हूं कि अयोध्या तो अभी झांकी है और काशी मथुरा भी बाकी है। बहुत शुक्रिया तो आपका, काशी मथुरा सुरेंद्र पर आप राजपूत जी। आएंगे तो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश से बनेगी। था, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र राजपूत जी। न तो नमाज पर आपकी जुबान खुली, न वक्फ पर जुबान खुली। इमरान मसूद पर तो आपके गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। आपका गठबंधन इन दिनों संकट में है, और अगर संकट में नहीं है तो सुनील साजन से उसकी पुष्टि कराइए। मैं सुनील साजन जी से भी पुष्टि करा देता और खुद भी पुष्टि कर दे रहा हूं, ना हमारा गठबंधन खतरे में है, ना हम खतरे में हैं। इंडिया गठबंधन कहते हैं कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान नहीं, बचाना इमरान है, मसूद तो कहते वोट हैं कि करो वो इस सिर्फ देश की राहुल खातिर। गांधी को देखते हैं। नमाज के मुद्दे पर
सुन लीजिए ना, मैंने कहा ना आपसे कि इंडिया गठबंधन की तरफ से मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, नमाज पर जितना मैंने स्पष्ट बोला, वीरेंद्र जी ने उस चीज को सेकंड किया है, महंत ज्ञानदास जी वाली बात को। अगर किसी में दृष्टि दोष है तो उसको मैं चश्मा भी गिफ्ट कर दूंगा, तो भी साफ नहीं दिखाई देगा। सुनील साजन से और रही बात हमने कि इमरान मसूद की हर बात उनको मंजूर है, आप हाँ तुरंत सुनील साजन जी को एक मिनट, आप इंडिया गठबंधन के लिए सुनील साजन जी से बात कर लीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास है। ओके, अब आप 1 सेकंड शांत हो जाओ। बोल रहा हूं सुनील जी आउट ऑफ टर्न। सुनील साजन जी को इमरान मसूद की भाषा, उनके आरोप सब मंजूर कबूल है। देखिए ब्रजेश जी, इमरान मसूद कांग्रेस नहीं है, हमारा गठबंधन कांग्रेस से है। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने ये तय किया है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को मैं कैसे मान लूं, इमरान मसूद तो कह रहे थे कि ये हाफ पार्टी किया लाइन है, पे चल रहे हैं। उसी पीडीए के नारे के साथ और संविधान के साथ हम भाजपा का सफाया करेंगे। इमरान मसूद कबूल हैं? अब ब्रजेश भाई, सीएम ऑफिस वाला आपका मामला नहीं सर, अभी तो इमरान मसूद लाइन पे है सर। ओके, हाँ भाई राजपूत जी, आपका झंडा टूट बताया गया ना थोड़ा। आपसे कि आपका मामला चल नहीं पाएगा जी। नहीं, हमारा कोई एजेंडा नहीं टूटा, जो हमने कहा वही सुनील जी ने कहा। लेकिन हाँ, ये जरूर तय है कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग थोड़ा असत्य बोलने आप से लोग गेम फिक्स करके 4 डिबेट घंटे में आए हो। बिजली की बात कर रहे हैं। मेरा आप दोनों के ऊपर आरोप है। शहरी क्षेत्रों में अरे आपका तो आरोप। ब्रजेश भाई, इनके गठबंधन से थोड़ी कुछ होगा। यहाँ तो जिसका आपका तो गठबंधन आएगा जनता यार, से आप तो होगा, जानते हैं। आप कह रहे हैं ना, वो 26 करोड़ जनता से जिसका गठबंधन होगा वो आएंगे। दिनेश ये आपस में गठबंधन करें, इससे क्या होता है? ये तो पहले आप आपका गठबंधन कल तो बता ही रहे थे विक्रम बेताल की जो स्थिति। जो चंदा चोरी कर कल रहे तो हैं, विक्रम उन पार्टियों बेताल से की गठबंधन स्थिति है। यहाँ उन बता दिए कालेनियों थे। से गठबंधन है। तो कौन विक्रम है, कौन बेताल है, ये भी कौन है बता दिए थे। अरे विक्रम? कल आपका तो गठबंधन- कल आप ही आपका के गठबंधन चैनल तो पर भाई साहब, इतना उन सब आपके लोगों से नेशनल है हेड ने जो बताया था भारतीय जनता कि पार्टी किसकी राम स्थिति के क्या नाम है, पर चंदा तो चोरी और की और चोरी बड़ी करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर देखिए। नहीं, बेताल ये- कौन है? अब हो कल आपके नेशनल हेड पे आप ही के चल बैक करके दिखा दीजिए, कह दीजिए दिखा दें, हमको बोलने का। किसको कहा था देखिए बेताल? ये हम नहीं, आपको उन्हीं की केवल बात नहीं, याद मैं है, उसमें नहीं जाना हम चाहता लोगों ने हूं। इतनी तकरीरें देखिए, की वो नहीं याद ब्रजेश आया। भाई, ये नफरत की बात करेंगे, ये करेंगे कौन? नफरत। कांग्रेस? सपा और कांग्रेस दोनों नफरत की। और हम आप विकास सहज बांट रहे हो। हम विकास की बात करेंगे, ये तुष्टीकरण की बात करेंगे, हम राष्ट्रवाद और संतुष्टीकरण की बात करेंगे। ओके, अब- ये उत्तर प्रदेश अब में आप- दंगों की बात अब आप- करेंगे, हम दंगल ओके, की बात आप सुरेंद्र करेंगे। जी को ब्रजेश बोलिए। भाई, ओके, वो सुरेंद्र जी कहते हैं ना कि सुन लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता हैं दिनेश जी, अभी आए हैं, तो कहते हैं ना कि वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपने काम से काम है, हमें अपने काम से काम है। आप जितनी आग लगाइए, महंत ज्ञानदास जी को जितनी गाली दीजिए, हम ज्ञानदास जी Thank का you, बहुत सम्मान शुक्रिया। करेंगे। सांप्रदायक हम धन्यवाद हमारे सर। का सम्मान एक करेंगे। नमूना महंत दिखा ज्ञानदास दीजिए, जी अजहरी और जी। सपा हम मिलके आपको- एक एक जगह Thank you, भजन सर। करवा दीजिए। अजहरी साहब, करवा आपने दीजिए। कुछ बातें कही तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं आपका नाम अजहरी जो है, उसमें आप पर इनको एतराज है, आपको जहरी कहना चाहते हैं, वो जहर। हाँ हाँ, वो उनकी यही भाषा है अरे नहीं, जो सर, सदन में इन्होंने जब जिस बोला पार्टी- मुझे तो सर, लगा आप कि सुन इस लो, आप पार्टी- बोलने जी, दो मैं उनको। उन्हीं का सुन जिस रहा पार्टी था। कंटिन्यू जिस सर। पार्टी के मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर के मुसलमानों को धमकियां दें, मुसलमानों के खिलाफ जहर आलूद जुमले इस्तेमाल करें, उस पार्टी के प्रवक्ता तो क्या कहेंगे? इसके सरकार अलावा की कह नहीं सकते योजनाओं कुछ का और। लाभ जहां ले जहां रहे ये होंगे है, सबसे ज्यादा। जहां इनकी भारतीय सरकार जनता है, पार्टी की जहां- सरकार की योजनाओं का उनकी- सबसे ज्यादा लाभ अजहरी साहब ले बयान रहे आने हैं। दीजिए, फिर आपसे टिप्पणी सुनो दीजिए। ना आप। हाँ, आप बोलो, आप बोलो। जहां जहां भाजपा की सरकार ने बताया वहां के हालात क्या है, ये खुद नहीं जान पा रहे कि हमने किसको मुख्यमंत्री बना दिया, कहां कहां। सर धन्यवाद सर। हमने नहीं बना दिया, उत्तर थोड़ा प्रदेश सा की वक्त जनता कम ने है, बना दिया, डिबेट- उत्तर प्रदेश की डिबेट जनता रोकनी फिर से पड़ेगी। बनाएगी। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका आप लोग अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद। आभार धन्यवाद। प्रकट करता हूँ कि सब महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में हमने एक इन्वेस्टिगेशन कराया है। हम आज खुलासा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये डिजिटल डकैत जो साइबर फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, ये कहाँ छुपे हुए हैं, किन जिलों से ये ऑपरेट कर रहे हैं। एक बेहद सनसनीखेज एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन एक छोटे से ब्रेक के बाद।